नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम चर्चा में। मैं हूं अजय मिश्र और आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर होते डिजिटल इंडिया की। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं और वहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में व्याख्यान में 5G का जिक्र किया, डिजिटल पेमेंट और जो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम है डिजिटल इंडिया का, उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि कैसे तकनीक ने गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच करके आम आदमी की जिंदगी को छुआ है और कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया है। लेकिन ये सफर लगातार जारी है। आज हम 5G की दुनिया में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। 5G जल्दी ही सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। लेकिन जो हमने फिनटेक की दुनिया में अपना नाम कमाया, हमारे स्टार्टअप्स ने जो काम किया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है और अब उस मुकाम पर हम हैं जब अपनी तकनीक को दूसरों के साथ शेयर करने की भी स्थिति आ चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन में अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच गुरुवार को जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय पहुंची। वहां पर उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल मोर्चे पर वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है और देश के लोगों में विश्वास की भावना यह है कि ये भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने और आगे भी प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। निर्मला सीतारमण ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में बोलते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भारत में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस लाया जा रहा है और एक निश्चित परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में पिछले 2 सालों में लोगों की स्वीकृति और अनुकूलन का असर अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय भी था जब वैश्विक बेंचमार्क थे जिन्हें भारत देखता था, लेकिन अब डिजिटल मोर्चे पर ये भुगतान हो, पहचान हो, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा हो, भारत ने वास्तव में एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में भारत के अनूठे डिजिटल पब्लिक गुड्स और उसके बहुआयामी असर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत में सुशासन स्थापित किया जा रहा है, जिससे एक परिवर्तन आया है। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत अपनी 5G टेक्नोलॉजी को दुनिया के अन्य देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। 5G that we've launched in our country is completely indigenous, standalone. There could be some critical parts coming from, say, countries like Korea, but certainly not coming from somebody else. So completely indigenous technology that we can now provide 5G for countries which they want, which whoever wants it. So our 5G is not imported from somewhere else, it's our own product. गौरतलब है कि स्वीडन, फिनलैंड, कोरिया और चीन के अलावा भारत के पास ही 5G दूरसंचार तकनीक है और अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में भी अपनी खुद की तकनीक मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच डिजिटलीकरण पर दिए गए जोर ने कोविड-19 और उसके बाद आर्थिक संकट से जूझने में मदद की और इसकी वजह से ही लॉकडाउन के दौरान मदद और राहत तुरंत दी जा सकी। Infrastructure being laid for digital technology to reach everywhere and people being trained at the local level in the local language and softwares being provided which can translate everything in the local language, the initial inhibition which people had were all removed. वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ता और भारत इसे सार्वजनिक पूंजी मानता है। लोक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की प्रशंसा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में गांव-गांव तक शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन के जरिए लगभग 200 चैनल शुरू किए गए ताकि मुश्किल वक्त में भी हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। 200 channels have been dedicated through the government's public television channel for schools to have by-class education in their mother tongue, and India obviously has more than 15 official recognized languages. So children can learn from watching the television in their house, and it's not a fancy charge-paid channel. It is Doordarshan, which is again a public good. You don't pay fees for it. So 200 channels have been dedicated so that education can be taken digitally to schools. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में ग्रामीण स्तर तक डिजिटल अवसंरचना का विस्तार हो चुका है और तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए भारत की ग्रामीण जनता ने बहुत आसानी से डिजिटल संस्कृति को अपना लिया है। भारतीय यूपीआई और रुपए ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है और डिजिटल पेमेंट में हम कई देशों के साथ समझौता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। शुभमय भट्टाचार्य जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद बाली जी जो कि सीईओ हैं टेलीकॉम सेक्टर स्किल्स काउंसिल के, ये दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आज पीयूष गोयल साहब ने एक और ट्वीट किया और ये भी ट्वीट टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ ही जुड़ा था और एक रिपोर्ट का जो अखबार में रिपोर्ट आई उसका हवाला देते उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया ने नया रिकॉर्ड बनाया। सितंबर में $1 अरब के मोबाइल एक्सपोर्ट सरकार के प्रोडक्शन लिंक प्रोग्राम की बड़ी सफलता है जो कि रोजगार और उत्पादन का विस्तार कर रही है और भारत को बना रही है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये दोनों ही स्टोरीज, दोनों ही कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई, डिजिटल इंडिया की सफलता से जुड़ी हुई, इसलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत इससे की और अब हम इस चर्चा पर वापस लौटते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल इंडिया से क्या कुछ फर्क है। अरविंद बाली जी आप ही से शुरुआत करते हैं। विदेशों में भी अब 5G की गूंज सुनाई देने लगी है जिसकी चर्चा कुछ दिन पहले हम लोगों ने की लॉन्चिंग के अवसर पर। आपका पहला रिएक्शन सर? बिल्कुल, मैं इस इंडस्ट्री में 2G के टाइम से जुड़ा हूँ और देखता आया हूँ और एक टाइम था जब हम 10-10, 12-12 साल और देशों से पीछे थे। 3G के टाइम पे हम 8-9 साल पीछे थे वर्ल्ड से, 4G के टाइम पे हम 4-5 साल पीछे थे। लेकिन 5G एक ऐसी चीज आई है जो कि हम वर्ल्ड के साथ लॉन्च कर रहे हैं और हमारी अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लिया, टेलीकॉम ने लिया कि हमको 5G टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप करनी है और जो भी हमारा डेटा और सब कुछ इंडिया में रहना है, वो जो हमने अप्रोच ली उसके कारण क्या हुआ, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी काफी अच्छी तरह डेवलप हो गई। और 5G जैसे हम बोलते हैं कि 5G में हमारा जो नेटवर्क है वो एक इंडिया में ही प्रोटेक्टेड नेटवर्क है। ये नहीं है कि हमारी कोई यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है बाहर जा रही है। और ऐसा मानना है कि जब तक 6G आएगा आई थिंक हम वर्ल्ड के लीडर होंगे। आज 5G में भी हम पहले 5-7 जो बड़े कंट्रीज हैं जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, वैसे ही 6G में भी हम वर्ल्ड के लीडर होंगे और 5G में हम पूरा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब कंट्रीज में हम अपनी टेक्नोलॉजी भेज सकते हैं। शुभमय जी, ये जो सुरक्षा की बात बाली साहब ने की, इस पूरे सेक्टर में आत्मनिर्भर होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? और अगर हम अमेरिका में देखें उनके पास तकनीक नहीं है, चाइना और दूसरे देशों से शायद वो लेकर के तकनीक को ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत जगह 5G वहां चल रहा है, लेकिन अभी 5G सर्विसेज की वजह से वहां पर कुछ फ्लाइट्स को भी रद्द करना पड़ा। ऐसे में आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है 5G तकनीक को लेकर के? अजय जैसे बता रहे हैं, 5G या किसी भी टेलीकॉम हो या किसी भी इस क्षेत्र में 21वीं शताब्दी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। और टेक्नोलॉजी में जिस क्षेत्र, जिस देश आगे रहेगा वो निश्चित ही एक पोल पोजीशन अपना क्रिएट करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, साथ ही इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन सबके लिए एक नया आयाम क्रिएट करते हैं जी। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी में सिर्फ आज की ही टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे हमें अभी से 6G के बारे में शुरू कर देना चाहिए आलोचना कि वो किस तरह से हम देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से ही पिछले सदी में जो विकसित देश हैं उन्होंने अपना पोजीशन बनाया था कि नए नए टेक्नोलॉजी को किस तरह से वो सबसे पहले अपने काम में लाए थे। और अभी बारी है भारत की। और जैसे वित्त मंत्री बता रहे थे कि भाई बहुत सारी चीजों में भारत ने अपना कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आप देखेंगे, सिर्फ मैं एक रिलेटेड इश्यू का बात कर रहा हूं, यूपीआई पेमेंट्स जी जी, इन सभी चीजों में हम एक पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम आगे ही नहीं एक स्टैंडर्ड्स के सेट कर सकते हैं। और मैं समझता हूं वो अगला कदम हमारा होना चाहिए कि हम सिर्फ तकनीक को हमारे काम में ही ना आए, तकनीक का क्या स्टैंडर्ड्स होगा उसका रूपरेखा, उसका रूल्स भी हम ही तय करें, क्योंकि वो इस दुनिया में काफी इंपॉर्टेंस है, उससे ही इन्वेस्टमेंट को कॉन्फिडेंस मिलेगा। भारत क्या ये रूल ऑफ गेम्स जो है उसको तय कर सकता है? बाली जी, अगर हम आपसे समझना चाहें, भारत को एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर के तौर पर पूरी दुनिया जानती है, लेकिन 5G या टेलीकॉम इंडस्ट्री में हार्डवेयर का भी काफी इंपॉर्टेंस है, तो हार्डवेयर के मामले में क्या हम लोग वाकई अब हम ये समझें कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं? क्योंकि एंड टू एंड टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा 5G स्टेक हमारे पास है, हार्डवेयर में भी क्या हम वहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को करीब से देख रहे हैं, इसलिए समझना चाह रहा हूं मैं।
तो टेलीकॉम में दो पार्ट्स हैं। जो एक तो जो सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो 5G टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ओके। और अभी जो है आईटी और टेलीकॉम का बहुत ज्यादा ओवरलैप हो चुका है। जी जी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आईटी में तो हम लीडर थे ही, टेलीकॉम में भी हम जो मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ये सारे फील्ड में हम वर्ल्ड में बहुत आगे थे, ऑलरेडी बहुत आगे चल रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ कि हमको ये सब कुछ जब इंटीग्रेट करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हार्डवेयर है वो भी हमने इंडिया में ही बनाना शुरू किया है। अब एक जो सवाल आता है, और आपके क्वेश्चन में भी मेरे को जो लग रहा है कि क्वेश्चन ये करता है कि क्या ये हार्डवेयर 100% इंडियन कंपोनेंट से बनी है, तो वो तो देखो वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो 100% किसी भी कंट्री में नहीं बनती है। मतलब जैसे चाइना में भी अगर इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है तो वो भी बहुत सारी चीजें इजराइल से, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया से, जापान से, वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत इंपोर्ट रहेगा कंपोनेंट्स का, लेकिन धीरे धीरे जैसे फैब की पॉलिसी आ गई है, हम लोग अपना फैब भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो आई थिंक एक डायरेक्शन हमने पकड़ ली है और हम पूरी तरह जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर इस फील्ड में हो जाएंगे और वर्ल्ड के लीडर बन जाएंगे इसमें। लेकिन शुभमा जी, एक चीज जो इंडियन टेक्नोलॉजी की खासियत जो पूरी दुनिया जानती है वो ये कि हम लोग ज्यादातर मामलों में लो कॉस्ट होते हैं। मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम देखें तो हमारी जो कीमतें होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम डेटा की कॉस्ट देखें तो अभी शायद हम पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाली साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में क्या कॉस्ट के तौर पे हम एक डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं पूरे 5G के बाजार में? क्योंकि आज वित्त मंत्री ने कहा कि हम तकनीक साझा करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई देश चाहता है 5G तकनीक हमसे लेना, तो हमारी जो तकनीक है उनके बाजारों के लिए खुली है। बिल्कुल, और इसी में वही फिर से सवाल आ जाता है कि हम स्टैंडर्ड्स, इसके जो आधारभूत संरचना है उसको हम सेट करें। मैं आपको एक बहुत पुराना चीज का याद दिलाता हूं। 1975 में भारतीय हॉकी चोटी पे था, लेकिन उस चोटी से अचानक उतर के एकदम 12वीं पोजीशन पे पहुंच गया। वो इसलिए क्योंकि एक नया टर्फ लाया गया था मार्केट में, एस्ट्रो टर्फ, और जिसने भारतीय हॉकी के जो प्रभुत्व था उसको खत्म कर दिया। हम एकदम जिसे कहते हैं थ्रोन टू द डीप एंड ऑफ द पूल हो गए। मेरा कहना है कि हम जब टेक्नोलॉजी में हम एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहे, आज भी मेरी बात हो रही थी फिनटेक इंडस्ट्री के चोटी के लोगों से। जी। वहां भी बात यह है कि वहां भी जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कई देश एक होड़ तैयार कर रहे हैं। और इस होड़ में हमें आगे रहना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड सेट करें। आयात निर्यात इन दोनों में हम फिर तभी आगे चल पाएंगे अगर हमारे स्टैंडर्ड्स ही दुनिया में कारगर स्टैंडर्ड्स माना जाए। तब हमारे, क्योंकि फिर बाहर में भी जो भी कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो इंडिया से इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट लेंगे, वो इंडिया को पेमेंट करेंगे कि भाई आपके बेसिस पे ही, आपके मार्केट के हिसाब से ही हमें किसी चीज को तैयार करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें आगे चलना है, और ये चीज बहुत बड़ा चीज है जिसके तरफ वित्त मंत्री ने इशारा भी किया है आज। तो सर हमें क्या करना होगा अगर हमें अपने स्टैंडर्ड्स तय करने हैं ग्लोबल लेवल पे कि हम आपको ये पर्टिकुलर तकनीक कम कॉस्ट में दे सकते हैं और इस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ दे सकते हैं? मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं उस चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, तो वो कैसे किया जाए? बाली साहब आप कमेंट करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखो ऐसा है, इंडिया ने ऑलरेडी एक वर्ल्ड में अपना इंप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लिया है। एक तो जो हमने आधार पे काम किया, एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। उसके बाद ये जो यूपीआई है वो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की अचीवमेंट है। डीबीटी जो हमने किया है पूरे वर्ल्ड में उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और उसके अलावा जो हमारी सॉफ्टवेयर की लीडरशिप थी, उसी लीडरशिप को हम आगे टेलीकॉम में अब ले आए हैं। और टेलीकॉम में इतनी डेवलपमेंट है, अगर आप नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, लाइक इतने बच्चे इस काम में लगे हुए हैं, इतने स्टूडेंट्स इस काम में लगे हुए हैं, यंगस्टर लगे हुए हैं कि हम लोग वर्ल्ड के लीडर बनेंगे। और जो हम ये बार बार जो बोल रहे हैं कि अगली जो सदी या अगली जो सेंचुरी इंडिया की है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास कंजम्पशन है या इसलिए कि हमारे पास लोग हैं, ये इसलिए क्योंकि जो रियल टेक्नोलॉजी है उन फील्ड्स में हम बहुत आगे निकल रहे हैं। हम उसमें बहुत कोर लेवल पे बहुत अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, काम हो रहा है, बच्चों को स्किल कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो इन सब
के लिए, वर्ल्ड के लिए एक फैसिलिटी बने। अब जैसा कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जिसको अब आज हम आम आदमी इसको यूज कर रहा है, चाहे आधार कह लो या यूपीआई कह लो, लेकिन अफ्रीका कंट्री में अगर आप जाओ तो वहां कुछ भी नहीं है, पर उनको अगर ये सब चीजें इंप्लीमेंट करानी है तो इंडिया से सस्ती कहीं भी उनको ये टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती है, और वहां पे हम सबसे आगे लीड करेंगे, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब एक थोड़ी सी इस चर्चा को और आगे ले जाते हैं शुभमय जी, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स में मिसाल के तौर पर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अभी ये बिल्कुल पब्लिक गुड की तरह फ्री है, हमें दिखाई दे रहा है। दूरदर्शन ने 200 से ज्यादा चैनल्स वन क्लास 1 चैनल के नाम से जो है उसको काफी प्रमोट किया। मेरा बेसिक सवाल यह है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी डुओपोली टाइप की हो गई है 5G को लेकर के, उस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम इसमें ज्यादा और इसमें प्लेयर्स को तैयार कर सकते हैं भारत आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, जिससे कि बड़ी कंपनियां ग्लोबल बन जाएं और केवल एयरटेल जियो तक हम सीमित न रहें? किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली दोनों तरह का होता है। एक होता है मोनोपोली कि भाई हमारे पास, जैसे कोल इंडिया का है कि कोयला निकालने का दूसरा कोई कंपनी नहीं जी, वो कंपनी को अधिकार नहीं दिया जाता। बिल्कुल। दूसरा एक होता है मोनोपोली कि हम इतने कामयाब सिद्ध हो गए हैं कि हमसे कोई टकराव में नहीं है जी। लेकिन उन कंपनियों को अगर हमेशा भय रहता है कि नया कोई आ जाएगा और वो अगर हर तरह से नए कंपनियों को खरीदने में लगे हैं, तो मैं उसको मोनोपोली नहीं मानता। क्योंकि वो कंपटीशन जिसे कहते हैं लेटेंट मोनोपोली, वो लेटेंट कंपटीशन कि वो कंपटीशन चल रहा है, वो कंपनी नए कंपनी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कंपनियां, छोटे मोटे कंपनियां हमेशा प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं इन कंपनियों को। तो टेलीकॉम के क्षेत्र में टेलीकॉम लाइंस ले जाना एक तरफ से, जैसे आपने कहा, एयरटेल जियो ही है, लेकिन उसके साथ में उनके साथ प्रतिस्पर्धा देने वाला क्या टेलीकॉम कंपनी ही होगा या इंटरनेट कंपनी जो लाइन के बिना कंपटीशन ले जा सकते हैं, ये वॉइस एंड डेटा ले जा सकते हैं, या दूसरे तरीके से स्पेस कंपनी जो आके उनको कंपटीशन दे सकते हैं, और वो सामने आ रहा है। आज आप देखेंगे कि हर घर में टेलीकॉम सिग्नल्स आने के बहुत सारे जरिए हैं, वो सारे वायर से नहीं आते जी जी। तो कंपटीशन अपने आप में नया एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कंसर्न होऊंगा कि सिर्फ दोनों कंपनियां यहाँ पे। मैं ये देखूंगा कि कंपटीशन की, जैसे 5G में जो नए पॉसिबिलिटीज हैं, उन चीज को इस्तेमाल करते हुए दूसरे कंपनियां किस तरह से बाजार में आ रहे हैं, यानी कि कोयला क्षेत्र जैसे हालत में ना रहे कि सिर्फ एक ही कोयला कंपनी है, उसी कोयला कंपनी उसी रेलवे लाइन से ले जाएगा तो तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। वो उस चीज को अगर हम छोड़ आए हैं तो तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, और जिसका अभी रूप देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसीलिए आपने शुरुआत में जैसे आपने कहा कि डेटा तक रेस इन कंपनियां बढ़ा नहीं पा रहे हैं जी। अगर इनके पास पूरा मोनोपोली रहता तो ये आराम से रेट्स बढ़ा सकते थे जी जी, क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये मोनोपोली, क्योंकि इनको पता है कि अगर रेट्स बढ़ाएंगे तो दूसरे लोग दूसरे तरीके से उस बाजार में आके अपना हावी अपने आप को, उनका जो मोनोपोली है वो खत्म कर देंगे। इसलिए कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट्स चल रहा है। तो मुझे कुल मिलाकर मुझे ये डर नहीं है आपको, एक लैक ऑफ कंपटीशन नजर नहीं आता। ओके बाली साहब, अब आती है एक बात सुरक्षा की। कहते हैं कि 5G का इस्तेमाल बहुत सारे ऐसी जगहों पे होने वाला है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेंसिटिव हैं, चाहे वो स्पेस का मामला हो या फिर आपके डेटा मॉनिटरिंग का, बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं, या फिर आपके गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहां पर ऐसा लगता है कि साइबर अटैक्स होने की संभावना हो। तो ऐसे में भी 5G टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो सुरक्षा के लिहाज से, क्या हम वाकई मेक इन इंडिया या कहें कि फुल्ली सिक्योर्ड आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, कि हमारे जो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जिनको बिल्कुल दुनिया से दूर रहने की जरूरत है, रखने की जरूरत है, और किसी दूसरी कंट्री के कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आकर के उसको ब्रीच न करें सिक्योरिटी को, तो इस दिशा में हम लोग एक सिग्निफिकेंट काम कर पाए हैं क्या? देखो 5G में जो सबसे अच्छा काम हुआ है, क्योंकि एक कंसर्न शुरू हो गया था 3-4 साल पहले से अबाउट सिक्योरिटी, तो हमारे जो
TRI, DOT, इन्होंने ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा काम शुरू कर दिया था। और इसके लिए दो आइटम ये, पहले क्या होता था, काफी सर्वर्स जो होते थे वो बाहर होते थे, और जो हम नेटवर्क किसी फॉरेन कंट्री से लेते थे, मैं कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपका जो भी डेटा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, वो उनके सर्वर्स में उन कंट्रीज में रहती थी जी। तो वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसको कहते हैं कि अपना सैंड आइलैंड हमने बना लिया है, जिसमें की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये सब हमारे पास है। बाकी जहां तक साइबर अटैक और वो सब है, ये इसमें भी इंडिया काफी आगे, क्योंकि ये भी सॉफ्टवेयर भी है अल्टीमेटली। और जो जिसको कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैकर्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसी टाइप से जो आप प्रोटेक्शंस के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वो भी इंडिया में ही बनती है सारी, और काफी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। रादर अगर मैं कहूँ कि हर साल, हर महीने हमारा कंट्री इस मामले में बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और इस पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। मैंने इतना फोकस पहले कभी नहीं देखा जितना अब इस चीज के ऊपर फोकस है, जिसको कहते हैं कि एक बार अगर आप कोई पास में आपको रियलाइज होता है कि एक लूज एंड रह गया था, गवर्नमेंट ने वो सारे लूज एंड्स को कंट्रोल कर लिया है, और धीरे धीरे अब ये इंश्योर कर दिया है कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमारे से रिलेटेड है बाहर ना जाए, और ये जो साइबर अटैक वगैरह होते हैं उसको हम अपने आप को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करें। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। फाइनल सवाल शुभम जी आपसे ये कि अभी इतनी बदलती हुई, तेजी से बदलते हुए तकनीक के दौर में हमने अभी दूरसंचार नीति का नया ड्राफ्ट जारी किया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की जो अभी आने वाला है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बिल पे काम कर रहे हैं। तीनों ही जो ये एक्ट हैं जिसको हम शायद इस नई तकनीक के इस युग में आगे ले जाके जाने वाले हैं, पॉलिसी के तौर पर क्या हम तैयार हैं, क्या हम थोड़ा सा पीछे हैं, या फिर टाइम से अहेड हैं? इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अजय, किसी भी पॉलिसी, और अभी बहुत सारी पॉलिसीज आ रहे हैं, नए पॉलिसीज के घोषणा भी होंगे जी। और सराहनीय है। सारे पॉलिसीज में आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर थ्रेड है। थ्रेड ये है कि एक तो मेक इन इंडिया, जिसका जिक्र किया, दूसरी ये है कि उन पॉलिसीज में फॉरवर्ड लुकिंग, कि यानी कि आगे इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, वो उसके तरफ नजर किया जा रहा है। तीसरी चीज है इन पॉलिसीज में कि ये पॉलिसीज इंटीग्रेटेड, यानी कि अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, हर मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय अलग अलग से क्लियरेंस ना दे, एक जगह पे एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड पॉलिसी क्लियरेंसेस हो, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं मानता हूं अगर इन चीजों को अगर सामने रखते हुए पॉलिसीज अगर बनते रहे, और हम और आप जब चर्चा करेंगे तो हम अगर जब देखेंगे कि इन चीजों को माना जा रहा है, तो मैं कहूंगा पॉलिसीज चाहे कैसे भी हो, इन चीजों को अगर माना जा रहा है तो वो देश के लिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो मेरा ये 3 पॉइंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स रहेगा। बहुत धन्यवाद शुभम जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। मैं चाहता था कि शायद स्टार्टअप इकोसिस्टम से आपसे बात करूं, बाली साहब से जो स्किलिंग है जिसके ये मास्टर हैं उस पर चर्चा करूं, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यही कि तकनीक के तौर पर हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है अब धीरे धीरे जमीन पर अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है, और उम्मीद है कि ये आगे चल करके और भी मजबूत होता जाएगा। देश से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे, लोगों को रोजगार होगा, और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनने की जो सफ़र है उस पर अभी से तैयारियों में जुट गया है, और वो तैयारियां सही दिशा में जा रही हैं। इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।